Good morning 12th class, this is your economics lecture. I am continuing chapter number 6, forms of market and price determination. We have studied forms of market, perfect competition and perfect competition as a myth. Now today we will study about price determination. Price determination. Price determination means to determine the price of the commodity. जो भी प्रोड्यूसर कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जब वो प्रोडक्ट बन जाता है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालकर अपना प्रॉफिट निकालकर एक प्रोडक्ट की पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स करा जाता है. दैट इज नोन एज प्राइस डिटर्मिनेशन. उसको प्राइस डिटर्मिनेशन कहते हैं. Now we will study detail price determination and a different market structure. We must know the evolution of theories. Price determination की कितनी theories हैं, उनको evaluate करना चाहिए. क्या concept है price determination का या price equilibrium का. Effect of changes of demand and supply, price equilibrium and importance of time element. ये सारी चीजें time element के क्या effects हैं, प्राइस चेंज का क्या इफेक्ट है उसकी सप्लाई के ऊपर, डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर फिर प्राइस जो है वो डिटरमाइन करी जाती है. नाउ एवोल्यूशन ऑफ थ्योरीज ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन. अभी प्राइस डिटर्मिनेशन का एवोल्यूशन हम पहले पढ़ेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ एक प्राइस, एक प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करने का स्टार्टअप कहाँ से हुआ है. द फर्स्ट इज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जो बहुत पुराने इकोनॉमिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग प्राइस किस चीज़ पे डिपेंड करती है. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो और उनके सारे सपोर्टर्स जो थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी विच डिटरमाइन इट्स प्राइस. It is known as supply theory. Accordingly, the higher the cost of production of a commodity, higher will be its price. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जो बहुत पुराने इकोनॉमिस्ट थे, उनके हिसाब से एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो उसकी कॉस्ट पे डिपेंड करती है. जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगा कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, जितना रॉ मटेरियल, लेबर फोर्स, जितना कुछ कॉस्ट, मतलब एक प्रोडक्ट बनाने में जितनी कॉस्ट, जितना पैसा खर्च हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस रखी जाती है. अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी प्राइस जो है, जो एमआरपी है, वो भी बहुत ज़्यादा फिक्स होगी. और अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस कॉस्ट जो है वो कम होगी तो उसकी एमआरपी जो है वो भी कम होगी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स. क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो एक क्लासिकल थ्योरी है उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे प्राइस डिटर्मिनेशन करी जाती है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड करती है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. कमोडिटी की प्राइस जो है वो क्या पे डिपेंड कर रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट होगा उतना ज़्यादा प्राइस की प्रोडक्ट की प्राइस होगी. नाउ आफ्टर दैट ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट जो थे, उनके अकॉर्डिंग ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के बाद वाले इकोनॉमिस्ट, पहले थ्योरीज निकाली गई थी प्राइस डिटर्मिनेशन की कि कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट पे जो है थ्योरी डिपेंड करती है. नाउ द ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट लाइक जेवन्स एंड सपोर्टर होल्ड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिटरमाइन द मार्जिनल यूटिलिटी. दिस थ्योरी इज नोन एज डिमांड थ्योरी और यूटिलिटी थ्योरी. अभी कॉस्ट पे डिपेंड हो रहा था, अभी उन्होंने ये बताया, दूसरे इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने डिसाइड करा कि प्राइस किस चीज़ पे डिपेंड होती है. प्राइस डिपेंड होती है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, एक प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में प्रिपेयर्ड हो रहा है, फिर उसकी सेल कितनी हो रही है, वो डिपेंड करता है कि उसकी प्राइस जो है डिसाइड करी जाए. अगर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसकी प्राइस भी अगर हाई फाई भी होगी तो वो मार्केट में सोल्ड हो जाएगा. अगर डिमांड कम है तो कम प्राइस में भी सोल्ड नहीं होगा. सो अकॉर्डिंग टू द ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट, प्राइस जो है काय पे डिपेंड कर रही है, डिमांड पे डिपेंड कर रही है. क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से कॉस्ट पे डिपेंड कर रही है और जो हमारा ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट है उनके हिसाब से डिमांड पे डिपेंड कर रही है. नाउ द नेक्स्ट वन इज डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी. प्रोफेसर मार्शल जो थे उन्होंने कॉस्ट वाली थ्योरी को भी निग्लेक्ट कर दिया. नीदर द कॉस्ट प्रोडक्शन, ना ही कॉस्ट की थ्योरी है ना ही डिमांड की थ्योरी है, बट अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने दोनों चीज़ों को निग्लेक्ट करते हुए ये बताया है कि जो प्राइस है वो डिटरमाइन करी जाती है डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से. अकॉर्डिंग टू प्राइस कैन इज keystone of our value equilibrium between the containing pressure of its two opposite side, demand on the one side and supply on the next side. उन्होंने बताया कि जो
प्राइस है वो किस हिसाब से डिसाइड करी जाती है प्रोडक्ट की, कि एक साइड उसकी डिमांड होती है कि कितना डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी है उसके हिसाब से जो है प्राइस डिसाइड करते हैं। ये हमारी लास्ट थ्योरी थी प्राइस डिटर्मिनेशन की, कहाँ से वेरिएशन हुआ, कहाँ से प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हुआ। नाउ प्राइस इक्विलिब्रियम। प्राइस इक्विलिब्रियम, इक्वलाइज करना प्राइस को अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज नोन एज प्राइस इक्विलिब्रियम। देयर आर टू फैक्टर्स नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, डिमांड एंड सप्लाई। कोई भी कमोडिटी की जब प्राइस डिसाइड करी जाती है तो दो फैक्टर्स पे ध्यान दिया जाता है। फर्स्ट, एक प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, सेकंड उस प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी है, डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई है या नहीं है। The demand of goods is through the consumer according to its utility the consumer demands the good। कोई भी गुड्स उसकी डिमांड जो है कंज्यूमर पे डिपेंड करती है, हम पब्लिक पे डिपेंड करती है कि हमें गुड्स की जो है डिमांड कितनी है, जो मार्केट में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो किसको उसकी डिमांड कितनी है। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी तो वो हम कॉस्टली भी परचेज कर लेंगे, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होगी तो कम रेट में भी उस चीज़ को परचेज करने में नहीं करेंगे कि अभी फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो है कंज्यूमर पे डिपेंड करती है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रखी जाए। मोर द यूटिलिटी ऑफ द कम्युनिटी फॉर हिम मोर प्राइस ही इज रेडी टू पे फॉर इट। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी उतनी ज़्यादा प्राइस उसकी पे करने के लिए तैयार होंगे। द डिमांड फॉर एनी कम्युनिटी इज रेगुलेटेड बाय द डिमांड लॉ ऑफ डिमांड। कोई भी कम्युनिटी की डिमांड जो लॉ ऑफ डिमांड पर डिपेंड कर रही है। द डिमांड फॉर अ कम्युनिटी इज डिसाइडेड बाय द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कम्युनिटी। डिमांड जो है कम्युनिटी की वो मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंड करती है। दस डिमांड साइड डिटरमाइंस द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी। जो डिमांड साइड है वो मैक्सिमम प्राइस बताता है कम्युनिटी की। ऑन द कॉन्ट्रेरी सप्लाई ऑफ अ कम्युनिटी थ्रू द प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स। अभी जो डिमांड थी कंज्यूमर के ऊपर थी कि प्रोडक्ट की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी वो उतनी ज़्यादा प्राइस में, कितनी ही ज़्यादा प्राइस उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए तैयार होगा। Now the suppliers depend on the producers और sellers। जो भी sellers है या जो भी producer है पर्टिकुलर कम्युनिटी के, सप्लाई जो है वो उन पे डिपेंड करती है। The theory of supply means individual entrepreneur or firm individual affect the price of the product। Price of the product individually वो अपने खुद फिक्स करते हैं and accept the ruling price in the market as given and constant for it। और जो मार्केट में अंदर उनको प्राइस उनके लिए फिक्स कर दी गई है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कंज्यूमर्स। It is true that every producer or seller desire to sell the commodity over the cost। ये सही है कि हर प्रोड्यूसर और हर सेलर जितने में प्रोडक्ट उनको कॉस्ट लगी है उससे ज़्यादा में सेल करना चाहेंगे। If he sells it below the marginal cost, अगर वो उससे कम में सेल करेंगे तो उसके लिए उनके लिए प्रॉफिट नहीं होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मिनिमम लिमिट होती है जो गुड्स को प्रोड्यूस करा गया। सप्लाई साइड जो है वो डिटरमाइन करता है उस लिमिट को, जो मार्जिनल कॉस्ट है कमोडिटी की। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन। अब जो प्राइस है कमोडिटी की वो डिटरमाइन कर रहे हैं इंटरसेक्शन से। डिमांड कितनी है और उस प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी है, उस इंटरसेक्शन से जो है प्राइस जो है डिमांड का अगर कम है और दूसरी चीज़ें सब सेम है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सब सेम है, तो कमोडिटी इज हायर एट अ लोअर प्राइस। कम प्राइस पे कमोडिटी का सेल करा जाएगा और हायर प्राइस पे कमोडिटी कम सेल होगी। और अगर सप्लाई का जो है वो सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो ज़्यादा है और वो कम जो लोअर प्राइस पे जो है वो सेल हो रहा है। दिस इज जनरली कंडीशन ऑफ बोथ द साइड, दोनों साइड की कंडीशन है। तो प्राइस इक्विलिब्रियम हम एक टेबल के हिसाब से समझते हैं। प्राइस ऑफ राइस है यहाँ पर प्राइस ऑफ राइस दिया गया है, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड दी गई है और यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई दी गई है। प्राइस है 23 रुपीज
पर केजी का राइस है, तो मार्केट में कितनी डिमांड हो रही है, कितनी सेल हो रही है, 50 केजी राइस सेल हो रहा है और इसकी सप्लाई कितनी है 150 केजी। मार्केट के अंदर 23 रुपीस पर केजी पे राइस है जिसकी डिमांड हमारी 50 केजी हो रही है और क्वांटिटी लेकर उसकी 150 आ रही है। अब राइस की डिमांड 25 है। अब राइस की डिमांड जो है 24 हो गई। 24 हो गई। डिमांड क्या है, क्योंकि प्राइस जो है वो कम हो गई तो डिमांड हमारी क्वांटिटी हो गई 80 केजी। लेकिन अब जब ये इसकी क्वांटिटी प्राइस बढ़ा दी, कॉस्ट कम हो गई, तो यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो उन्होंने 150 से 140 किलोग्राम कर दी। सप्लाई थोड़ी कम कर दी क्योंकि इसकी डिमांड कम हो रही थी, इसकी प्राइस को भी कम करना पड़ा। जब प्राइस कम करी तो उसकी सप्लाई जो उसको भी कम कर दिया। नाउ अगेन द प्राइस जो है 23 रुपीस हो गई। जब प्राइस कम हुई तो 120 केजी का सोल्ड हुआ, डिमांड जो है 120 केजी हुई। और यहाँ आगे जब और प्राइस कम करी गई तो प्रोड्यूसर या सेलर्स जो थे उन्होंने इसकी वैल्यू और इसकी क्वांटिटी जो सप्लाई कर रहे थे वो और कम कर दी, क्योंकि यहाँ भी उनका स्टॉक बच रहा था, उन्होंने उसकी सप्लाई कम करी। प्राइस कम करने के साथ सप्लाई कम करी, अगेन यहाँ स्टॉक बच गया, अब उन्होंने उसकी सप्लाई और कम कर दी। तो यहाँ पर जो सप्लाई है जो डिमांड है वो दोनों सेम हो गई। दिस इज नोन एज प्राइस इक्विलिब्रियम। इसको प्राइस इक्विलिब्रियम कहा जाता है कि जिस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई सेम क्वांटिटी में हो रहा है, दैट इज नोन एज प्राइस इक्विलिब्रियम। क्लियर? जब हमारी डिमांड के प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा थी तो उसकी सप्लाई भी ज्यादा थी क्योंकि उन्हें प्रॉफिट रिसीव हो रहा था, बट उसकी डिमांड कम थी। तो डिमांड को पूरा करने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट की प्राइस को कम करा गया। जब प्रोडक्ट की प्राइस कम करी गई तो उसके साथ उसकी क्वांटिटी भी कम कर दी गई, क्योंकि कॉस्ट जो है वो ज्यादा आ रही थी। उस कॉस्ट को, उस प्राइस को कन्वर्ट करने के लिए उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी कम करी गई मार्केट में, तो उसकी डिमांड जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई। अभी भी स्टॉक बच गया, अगेन उस प्रोडक्ट की प्राइस को और कम कर दिया गया, मार्केट में सप्लाई उसकी और कम कर दी गई। लेकिन अब जो है मार्केट में जितनी सप्लाई हुई उतनी चीज जो थी वो सोल्ड हो गई। दिस इज नोन एज प्राइस इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन। क्लियर द मीनिंग ऑफ प्राइस इक्विलिब्रियम? नाउ द assumptions of price equilibrium. Assumptions of price equilibrium. प्राइस इक्विलिब्रियम के क्या assumptions हैं? पहला assumption ये है कि डिमांड जो है उस प्रोडक्ट की ज्यादा होना चाहिए जिससे जो स्टॉक है वो मार्केट में ना बचे। इट स्लोप्स डाउनवर्ड, मतलब डिमांड हमेशा, अगर प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो वो चीज जो है प्राइस इक्विलिब्रियम में आ सकता है। सप्लाई कर्व हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा जितनी डिमांड उसकी बढ़ती जाए मार्केट में प्रोडक्ट का सप्लाई जो है वो उतना ही बढ़ता जाए, दैट इज सप्लाई कर्व। अगर डिमांड इंक्रीज, सप्लाई से ज्यादा डिमांड हो जाएगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगी, अगर डिमांड सप्लाई से कम हो जाएगी तो प्राइस भी कम हो जाएगी। तो उसी के हिसाब से डिमांड और सप्लाई का रिलेशन रहता है। ये बताता है कि दैट वन प्राइस द डिमांड कैन बी इक्वल टू द सप्लाई इफ डिमांड एंड सप्लाई अंडरगो द चेंज, द इक्विलिब्रियम विल आल्सो गो द चेंज। अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड उसके सप्लाई पर्टिकुलर प्राइस पे सेम है तो अगर वो प्राइस चेंज होगी तो डिमांड और सप्लाई भी चेंज होगा। प्राइस अगर प्राइस में अगर कोई चेंज नहीं आएगा तो डिमांड और सप्लाई में भी कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ द इफेक्ट ऑफ चेंजेस, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन प्राइस इक्विलिब्रियम। अब डिमांड और सप्लाई में अगर चेंज आ रहा है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेंगे प्राइस इक्विलिब्रियम पे? इफेक्ट ऑफ चेंज, प्राइस इक्विलिब्रियम पे पॉइंट है इफेक्ट ऑफ चेंज
in demand and supply. डिमांड और सप्लाई में चेंज आ रहा है तो हमारी प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? When the supply is fixed but the demand is changed. अगर सप्लाई फिक्स्ड है, जैसे अभी हमने राइस का 150 kg आ रहा है तो वो 150 ही kg आएगा, बट उसकी डिमांड 50 से 80, 80 से 120 हो जाती है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? If the supply does not change, there will be a change in demand. The increase in demand will result in rise in prices. अब अगर हमारी, जैसे अभी हमने बताया था, फिक्स प्राइस एक राइस की थी, 150 क्वांटिटी आ रहा था 25 पर केजी पे। अब 25 पर केजी पे ही अगर डिमांड जो है 50 किलोग्राम के बताया 50 किलोग्राम के बजाय 80 किलोग्राम हो जाएगी, फिर 120 हो जाएगी, तो क्या होगा? वो राइस की प्राइस जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। विल रिजल्ट इन फॉल इन प्राइस। अगर सप्लाई डिक्रीज होती है तो डिमांड जो है वो भी डिमांड अगर कम होती है, सप्लाई उतनी ही रहती है। 150 था, अब वो पहले 80 से 50 पे आ गया, फिर उससे 30 पे आ जाएगी डिमांड। अगर डिमांड कम हो रही है, सप्लाई जितनी ही उतनी है, तो डिमांड के साथ साथ प्राइस भी उसकी कम होगी। When the demand is fixed but the supply is changed. अगर डिमांड फिक्स और सप्लाई चेंज हो रही है, when the demand for a commodity is fixed but there is a change in supply, the supply curve will shift. The rise in supply will result in fall in price. The supply की जो बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है? Fall in price में कम हो रहा है। Supply result in rise in price. In case of rise in supply, the supply curve will shift towards the right. If the supply falls, the supply curve will shift towards the left. जैसे एक कमोडिटी है, कमोडिटी अभी हमने राइस ली थी, व्हीट ली थी, अगर उसकी प्राइस हमारी 25 फिक्स्ड है, 25 रुपीज फिक्स्ड है, उसपे हमारी सप्लाई जो है वो 80 हो रही है, सॉरी हाँ सप्लाई 80 हो रही है और डिमांड भी हमारी 50 किलोग्राम की। अब अगर हमारी सप्लाई और बढ़ जाती है, डिमांड उसकी चेंज नहीं हो रही, डिमांड जो है वो 50 ही है, डिमांड हमारी 50 है और सप्लाई बढ़ने से चेंज इन सप्लाई कर विल शिफ्ट। अगर सप्लाई जो है 80 की जगह 90 हो जाती है तो यहाँ पर जो प्राइस है वो कम हो जाएगी, प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर हमारी सप्लाई 80 से 70 हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, तो प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो ज़्यादा कम नहीं होगी बट कम होगी अगर हमारी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो। दिस इज नोन एज व्हेन डिमांड इज फिक्स्ड बट सप्लाई इज सेम। व्हेन देयर इज अ चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड बोथ, जब डिमांड और सप्लाई दोनों के बीच में चेंज आ रहा है डिमांड और सप्लाई के बीच में दोनों में चेंज आ रहा है तो फिर प्रोडक्ट की प्राइस, जैसे अभी हमारी राइस की प्राइस की एग्जांपल ली थी, डिमांड और सप्लाई दोनों के बीच में चेंज आ रहा है तो प्राइस के भी चेंजेस उसके अकॉर्डिंग आएगा। अगर प्रोडक्ट की डिमांड जितनी ही उतनी सप्लाई हो रही है तो प्राइस जो है वो फिक्स रहेगी। अगर डिमांड प्रोडक्ट की प्राइस से बढ़ रही हो फिर सप्लाई उतना ही ज़्यादा हो रहा है तो प्रोडक्ट जो नया प्रोडक्ट आएगा उसकी प्राइस जो है वो एमआरपी जो है वो ज़्यादा कॉस्ट में आएगी, वो प्राइस प्रोडक्ट ज़्यादा कॉस्ट में मार्केट में आएगा। सो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो डिसाइड कर रहे हैं द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर? नाउ द प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। Price determination under perfect competition. Price determination under perfect competition. Perfect competition में प्राइस कैसे डिटरमाइन करी जाती है? Perfect competition हम पहले बता चुके हैं क्या होता है। Perfect competition means कि आपको बायर और सेलर्स को पूरी तरह से हर प्रोडक्ट की नॉलेज है, दैट इज द परफेक्ट कंपटीशन। सो प्राइस को डिटरमाइन कैसे करा जाता है परफेक्ट कंपटीशन में?
अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री एज अ होल। जो भी इंडस्ट्री है, जो भी फर्म है, जो मार्केट के प्रोडक्ट को डिसाइड करेंगे, दैट इज डिफाइनिंग द प्राइस आल्सो। So the individual firm have to accept that price and adjust its output accordingly. It adjusts the output in accordance with the price prevalent in the market in such a way। जो भी प्रोडक्ट है अगर उसका सब्स्टिट्यूट है तो इंडिविजुअल इंडस्ट्री अपनी प्राइस को जो फिक्स कर रही है तो वो उस हिसाब से फिक्स करेगी कि दूसरे सेम प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के किस प्राइस में आ रहे हैं। तो सेम प्रोडक्ट जिस प्राइस में दूसरी कंपनी के अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी प्राइस भी फिक्स करना है ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल हो सके। तो एक इंडिविजुअल फर्म जो है जब परफेक्ट कंपटीशन में उनको पूरी नॉलेज होती है दूसरे फर्म्स के बारे में तो वो उनके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करते हैं। It adjusts the output in accordance with the price prevalent in the market in such a way that the marginal revenue is equal to the marginal cost। जो marginal revenue है मतलब उनका जो इनकम उन्हें उस प्रोडक्ट से हो रही है उसकी कॉस्ट को कवर अप कर सके। As such, a firm earns only normal profit in line with the equilibrium of the industry। इस केसेस में क्या है, फर्म को सिर्फ इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल प्राइस ही नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर सकती है, उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती। It should however be noted that the existence of a single uniform price in the market is most important criteria of perfect competition। perfect competition का मेन मोटिव क्या है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की पूरे मार्केट में एक ही प्राइस हो। तो वो एक ही प्राइस कौन फिक्स कर रहा है, तो प्रोड्यूसर फिक्स कर रहा है। उसके अलावा कोई भी सेलर या कोई भी शॉपकीपर उस प्रोडक्ट को ज्यादा प्राइस में सेल नहीं कर सकता। The price of perfect competition market is determined by the market forces of demand and supply। In other words, it is determined by the combined actions of buyers and sellers taken together। कोई भी इंडस्ट्री जब अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करती है तो वो मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की डिमांड देखती है कितनी है, उसकी सप्लाई कितनी है, उन चीज़ों को देखकर वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को फिक्स कर देती है। जब प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स हो जाती है पूरे मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेम प्राइस पे ही सेल करा जा सकता है। सो डिमांड प्रोडक्ट जो है बायर्स और सेलर्स दोनों के बीच के रिलेशनशिप को देख के, दोनों के इंडिविजुअल कैरेक्टर को देखने के बाद एक प्रोडक्ट की डिमांड को फिक्स करा जाता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन every firm is price taker and not price maker। neither any buyer nor any seller can influence or alter the market price। प्राइस डिटरमिनेशन परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर और प्राइस मेकर जो है वो हर इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज ही है। जो भी बायर है या सेलर्स है उनसे कोई प्राइस पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो प्राइस डिटरमिनेशन दो क्लासिफिकेशन है, एक प्राइस डिटरमिनेशन इन शॉर्ट पीरियड एंड सेकंड इज प्राइस डिटरमिनेशन इन लॉन्ग पीरियड। प्राइस डिटरमिनेशन शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। शॉर्ट पीरियड मार्केट हमारे जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट हैं, ये सारे शॉर्ट पीरियड मार्केट हैं जो एक ही दिन में जिसकी सेल होगी उसको प्रोडक्ट को खत्म कर देना है। देयर में भी नॉर्मल प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट और लॉस फिक्स नहीं है यहाँ पर, क्योंकि प्राइस जो है वो डिटरमाइन करती है इक्विलिब्रियम मार्जिनल कॉस्ट। जैसे ही अवेलेबल मार्केट में प्रोडक्ट हो गया अब उसको फौरन सेल करना है, वो नेक्स्ट डे तक नहीं चल सकता। तो ये शॉर्ट पीरियड मार्केट में डिमांड के हिसाब से सप्लाई करना या डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइस को एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं होता। प्राइस डिटरमिनेशन इन लॉन्ग पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट में एडिक्वेट टाइम है सो द सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द डिमांड। लॉन्ग पीरियड मार्केट जैसे हमारे और मार्केट्स हैं जहाँ पर कॉस्मेटिक्स हैं, गारमेंट्स हैं, फुटवेयर्स हैं, बैग्स हैं, और भी ऐसी चीज़ें जो लॉन्ग टाइम तक चल रही है जिनकी डिमांड कभी भी हो सकती है। तो उसमें अगर आज कोई चीज़ सेल नहीं हुई तो कल हो जाएगी, नेक्स्ट हो जाएगी, आफ्टर अ मंथ हो जाएगी, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ऐसा मार्केट जो लॉन्ग पीरियड कहलाता है, अगर डिमांड में कोई चेंज आ रहा है तो डिमांड के हिसाब से सप्लाई भी एडजस्ट हो सकती है। दैट इज अ लॉन्ग पीरियड मार्केट। देयर इज नो स्कोप फॉर एब्नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। एब्नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस का कोई स्कोप नहीं है, यहाँ पर प्रॉफिट रिसीव होना ही है। प्राइस विल बी डिटरमाइंड बाय इक्विलिब्रियम मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के अकॉर्डिंग प्राइस जो डिटरमाइन करी जाएगी। एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू जो है इसमें एग्जिबिट होता है। एवरेज कॉस्ट की मार्जिनल ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट रिसीव होता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर प्रोडक्ट की प्राइस रखी जाती है लॉन्ग पीरियड मार्केट में, क्योंकि लॉन्ग पीरियड मार्केट में जो सप्लाई है प्रोडक्ट की उसको एडजस्ट करा जा सकता है। तो
there is long period market, there is much time, बहुत टाइम होता है एक प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई करने के लिए, दैट इज नोन एज लॉन्ग पीरियड मार्केट। सो दिस इज नोन एज प्राइस इक्विलिब्रियम और प्राइस डिटर्मिनेशन। जो भी एक प्रोडक्ट है जब उसकी प्रोडक्शन हो जाता है, जब उसे मार्केट में सेल करने के लिए लॉन्च करा जाता है तो उसकी प्राइस को डिटरमाइन करा जाता है। तो प्राइस डिटरमाइन कब करा जाता है? प्राइस डिटरमाइन जो है डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिसाइड करी जाती है और पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर डिसाइड करी जाती है। दिस इज नोन एज प्राइस डिटर्मिनेशन। This is our today's topic, price determination. I hope you all have